बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। किरदार कौम तो अदा कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हुक्मरान तबका क्या कर रहा है, क्या वो सही से सही सिमत जा रहा है? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकनॉमी की आखिर हद क्या है, क्या ये महंगाई मजीद बढ़ेगी या कम होगी? हुकूमती दावे धरे के धरे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और हुकूमती नुमाइंदगी करने आए रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ हमें दुबई से ज्वाइन किया है, आप मारूफ बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी पे आपकी गहरी नजर है। इकबाल अडवाणी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। पहले हम इकबाल अडवाणी साहब से मौकिफ जान लेते हैं। अडवाणी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू सर। अडवाणी साहब, पहले तो मैं चाहूंगा कि जरा, क्योंकि आजकल जेर बहस हैं, एक तो अहम इजलास कौमी असेंबली में हुए, फिर कहा यह जा रहा है कि हुकूमत अदलिया पर असरअंदाज हो रही है, उन पर प्रेशर डाल रही है। कल एक बहुत अहम फैसला आना है। आपको क्या लगता है कि वाकई सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे, यही फैसला आएगा? देखिए, फैसला तो आप अभी नहीं अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जो भी फैसला आएगा इसके बाद हालात और खराब हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी भी साइड अभी इतना डिवाइड हो गया हमारा मामला, अदालतें भी डिवाइड हो गई, जज भी डिवाइड है, साथ ही सियासी पार्टियां भी डिवाइड है। अब ऐसे हालात में अगर कुछ भी फैसला आएगा तो मुझे लगता है कि बाज़ार और बढ़ेगी। अगर ये स्टार्ट में अगर ऐसा हो जाता है, फुल कोर्ट बेंच बन जाता, तो मुझे लगता है वो ज्यादा काफी बेहतर था। लेकिन वो बनाया नहीं गया, तो अभी जो हालात लग रहे हैं वो काफी यानी पेचीदा होते जा रहे हैं। क्योंकि हुकूमत ने भी आज मतलब अभी एक मीटिंग अरेंज की है पार्लियामेंट में भी, और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होगा इसी हवाले से। तो देखें क्या होता है। और दूसरा एक और भी है कि अगर हुकूमत ये ओपनली तो नहीं कह सकती कि हम लोग फैसला नहीं मानते। अगर हुकूमत इस तरह कहेगी कि फैसला नहीं मानते हम, तो फिर तो तौहीन अदालत का केस बन सकता है और वजीर आजम फारिग भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन एक बिल जो उन्होंने पास करवा लिया है, जो मुझे लगता है अगर प्रेसिडेंट साहब दस्तखत नहीं भी करते अगर, तब भी 20 तारीख को वो पास हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो उसमें अपील में जा सकती है हुकूमत। तो इनके पास एक ये भी एक ऑप्शन है। और बाकी जहां तक देखा जाए, अगर एक सबसे जो मुझे जो लग रहा है वो सबसे सीरियस मैटर ये लगता है कि जज जितने हैं वो डिवाइड हो गई है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है। ये भी हो सकता है, और फिर ये मेरी राय है कि एक अलग बेंच भी बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समझे बहुत खौफनाक रिजल्ट निकलेगा। तो अच्छा अडवाणी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये वजह क्या है? हुकूमत कह रही है फुल कोर्ट बनाए, लार्जर बेंच बनाए, तो वजह क्या है कि वो लार्जर बेंच नहीं बन रहा? ये गुत्थी कौन सुलझाएगा फिर? नहीं, अभी ऐसे हालात हो गए थे कि अगर बना लिया जाता तो उसमें क्या है कि जो कंट्रोवर्शियल मामला थे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट जो कंट्रोवर्शियल बन गई है, जो चीफ जस्टिस जो कंट्रोवर्शियल बन गए हैं, जिनके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मुझे लगता है काफी बेहतर माहौल हो जाता। लेकिन शायद वो एक होता है कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरे पास पावर है, मुझे राइट है सब करने का। लेकिन इनके पास ये राइट तो है कि ये बेंच बनाते हैं ये वो, लेकिन इनके पास ये राइट तो नहीं है ना कि अपनी मर्जी की हर चीज सिलेक्शन अपनी मर्जी की करें। सिलेक्शन अपनी मर्जी की करना तो मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। और इन हालात में तो जरा इनको देखना चाहिए कि सिलेक्शन ऐसी हो गई है कि अगर वो सिर्फ अपनी मर्जी से सिलेक्शन करेंगे तो सीधी बात है कि जज सब डिवाइड हो गए, जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और माहौल खराब हो रहा है। अगर हमारी अदलिया अगर डिवाइड हो जाएगी तो फिर जाएगा कहाँ? पैसे कौन करेगा? कहाँ जाएंगे? रुकेंगे कहाँ? तो ठीक है। तो ये भी बताइएगा इकबाल अडवाणी साहब के पीटीआई इस वक्त उनका जो शोल्डर है अब वो अप हो गया है। उनका कहना है कि हमारे नजरिए और हमारे मौकिफ की अब जीत होगी और अदलिया हमारे हक में फैसला देगी। ये तो चले कल पता चल ही जाएगा। क्या आपको लगता है कि खान साहब को पाकिस्तान की आने वाली सियासत यानी 2024 में अगर इलेक्शन होते हैं तो खान साहब नाअहली की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अभी पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए हैं कि कुछ भी हो सकता है। अगर ये संडे के इलेक्शन होने के हवाले से आप जो कह रहे हैं कि देखिए आइन में तो क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, लेकिन अभी तो इतने दिन भी बाकी नहीं है। अगर ऐसी अनाउंसमेंट आ भी जाती है तो मुझे लगता है उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा। अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है जस्टिस साहब ने
कि अगर पोज अवेलेबल नहीं है तो नेवी से मदद ले लें, एयरफोर्स से मदद ले लें। लेकिन एयरफोर्स और नेवी के पास इतना मैन पावर है ही नहीं, पता नहीं कैसे बोल दिया कि आप इतने अपडेट होने चाहिए, हमारे इनको अपडेट होना चाहिए कि पाकिस्तान में नेवी के पास कितना मैन पावर है या जो एयरफोर्स है उनके पास। तो इस तरह की बातें हो रही है। तो ज्यादातर मैंने कहा कि जो हुकूमत ने, अडवाणी साहब, जो हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, 20 अरब रुपए की लागत है। एक मारूफ निजी एंकर और निजी टीवी चैनल के एंकर ने कहा है कि मुझे 5 दिन का टाइम दे, ये 20 अरब मैं आपको जमा करके देता हूं। देखिए, हुकूमत का ये प्रॉब्लम नहीं है। हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि उनको पता है अगर इलेक्शन होते हैं तो वो लोग हार जाएंगे। उनको तो अपनी हार नजर आ रही है, तो वो तो बहाने आने वाने करते रहेंगे। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये था कि कोर्ट को, यानी चीफ जस्टिस साहब को फुल बेंच बिठा देना चाहिए था। जब इतना कंट्रोवर्शियल माहौल हो गया है, मामला हो रहे हैं, तो उनको शायद जेल से बाहर आ जाना चाहिए और उनको फुल कोर्ट बिठा देते तो काफी हद तक मामला सेटल हो जाते हैं। अब ऐसा हो कि अगर इनका कितना भी फैसला आएगा, कोई भी फैसला आएगा, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उससे तनकीद शुरू हो जाएगी, लॉयर तनकीद शुरू कर देंगे बाहर। तो मतलब कहने का ये है कि इनके अंदर से जब तनकीद हो जाएगी तो हुकूमत के लिए मामला आसान हो जाएंगे, उसके ऊपर अपना कार्ड खेलना। तो मतलब कहने का इनको फुल कोर्ट बना देना चाहिए था, फुल कोर्ट बना देना चाहिए। लास्ट मुझे ये बताइएगा कि जो महंगाई की शरह में आए रोज इजाफा है, ये आपको थमता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, महंगाई तो इजाफा होता जा रहा है और अभी भी लगता है हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी न्यूज है पाकिस्तान के लिए कि जो चाइना बॉर्डर खुल गई है, उससे काफी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अभी उससे तिजारत, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत है वहां पर। तो उससे अगर अब उसकी जो बॉर्डर अब खोल दी गई है, तिजारत काफी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत अभी जो महंगाई जो बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, मुझे लगता है उसके साइड थोड़ा कंट्रोल हो जाए, ज्यादा अब नहीं बढ़ेगी। फिलहाल एक ऐसी उम्मीद है जो आज से खुल गई है, जो बॉर्डर चाइना से तिजारत बिल्कुल अभी खुलना, सफरी पाबंदी भी हट गई है, आना जाना भी बढ़ जाएगा, तिजारत भी बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि थोड़ा महंगाई को थोड़ा कंट्रोल हो जाए, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ने के चांसेस काफी है, उसकी काफी वजूहत भी है। लेकिन हो सकता है कि अभी महंगाई जहां तक है वही खड़ी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल अडवाणी साहब, आपने दुबई से अपना मौकिफ दिया। सिलसिले को सर आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ रज़ाक बाजवा साहब मौजूद है। बाजवा साहब, अगर इलेक्शन वक्त पे ना हुए तो जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी और अभी मौजूदा हुकूमत का फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं भुट्टो के बनाए हुए आइन को उसका नवासा अब तोड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल पीटीआई की टून में बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शाह महमूद कुरैशी भी प्लस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी मुस्लिम लीग का भी हिस्सा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी बहुत सारी जमातों में वो शामिल रहे हैं। उन्हें पीपल्स पार्टी का मिजाज भी पता है, पीपल्स पार्टी के मंशूर को भी वो जानते हैं, क्योंकि वो खासा अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। उनका ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन से इनहराफ कर रही है, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी कैसे गलत है? आप लोग इलेक्शन करवा नहीं, देखें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, तो अपनी हुकूमत को आप कहें कि भाई आप आइन पे इम्प्लीमेंटेशन करें। हम आइन बनाने वाले हैं, हम आइन, भुट्टो साहब इस आइन के बानी हैं। 1973 से पहले तो इस मुल्क में आइन का किसी को पता ही नहीं था कि आइन होता क्या है। आज जिस आइन की मिसालें देती हैं दीगर जमातें, उन्हें ये भी महसूस करना चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये आइन किस पार्टी ने दिया था। और उस बानी जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जिनकी कल बरसी भी है, 40वीं बरसी है, और हम उनको कल लाइव ट्रिब्यूट देंगे, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम। हम बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं अगर आप उन्हें इतनी इज्जत देंगे। तो देखें, ये कहना कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हुकूमत ये कह रही है, बात समझने की है, टेक्निकल बात है। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब बार बार एक बंदे ने
पाकिस्तान के इलेक्शन को एक मजाक बना दिया है। कभी वो इस्तीफे दिलवाता है कराची से, कभी वो इस्तीफे दिलवाता है पंजाब से, कभी वो दिलवाता है केपीके से। तो उसने इस अच्छा वो इस्तीफे दिलवाता है, फिर कहता है इलेक्शन करवाएं। उसके कहने पर कई बार ज़मीनी इलेक्शन इस मुल्क में हो गए। क्या 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 ये जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात हैं, जो गुर्बत ने पंजे गाड़ लिए हैं, जो महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं, इस कौम की लोग खुदगशियां कर रहे हैं 2-2 हज़ार रुपए पर। इमरान खान, तुम्हें खुदा का खौफ खाना चाहिए। पीटीआई की मैं इनकी क़यादत से भी गुजारिश करूंगा, तुम्हें इस मुल्क पर कोई खौफ खुदा नहीं है? जो अवाम 2 वक्त की रोटी से तंग हो गई है। मैं 10-20-30 लाख लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं 23 करोड़ अवाम की बात कर रहा हूं। आप देखें कि किस कदर खुदगशियां बढ़ गई हैं। आपने इस मुल्क का इस नेज पर पहुंचा दिया है, खुदा को मानो। अब इस मैं इकबाल साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि सब कुछ डिवाइड हो गया। अदलिया डिवाइड, वकला डिवाइड, एस्टेब्लिशमेंट डिवाइड, अवाम डिवाइड। ये पता नहीं क्या चाहता है ये इमरान खान। ये क्यों ऐसा चाह रहा है? ये क्यों मुल्क का 2013 के बाद इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई एक ही चीज चाह रहे हैं, इलेक्शन करवाएं। देखें, इलेक्शन तो हुकूमत करवाएगी। अक्टूबर में हुकूमत ये चाह रही है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन एक ही बार हो, जिसमें कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन हो। और हमने तो नहीं कहा था, हुकूमत ने तो नहीं कहा था इंसाफ को कि आप कभी असम्बलियों से बाहर जाएं, कभी आप केपीके की गवर्नमेंट, चलती हुई गवर्नमेंट पंजाब की। चौधरी साहब आज तक पछता रहे हैं। उसने बड़ा बेचारे ने, चौधरी परवेज अलाई ने इनको समझाया कि बड़ी मार पड़ेगी, मत करो, मुझे भी रहने दो इज्जत से, आप लोग भी बैठे रहो। लेकिन आपको पता है खान साहब की जिद, उन्होंने अपनी जिद के भाइंड पूरा पाकिस्तान चढ़ा दी और चलती हुई अपनी गवर्नमेंट उन्होंने खुद इस्तीफा दे करके बाहर गए। और अब आके वही शौकिया अदाकारी कि जनाब आप अब दोबारा इलेक्शन कराओ, मैं इतना पॉपुलर हूं कि मैं दोबारा आ जाऊंगा। अरे भाई, आप ये तो देखो हमारी माशियत का क्या हाल है, हमारी आवाम का क्या हाल है। हम गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं। आप बार बार इस मुल्क का खजाने का पैसा खर्च करवा रहे हैं। हुकूमत सिर्फ ये कह रही है कि इस बंदे की ख्वाहिश पर बार बार इलेक्शन, आखिर क्यों भाई? हाँ, देखें, उसको किसने मजबूर किया? वो वजाहत कर दे ना, तहरीक इंसाफ इस चीज की वजाहत कर दे कि आपको किसने कहा था कौमी असम्बली से निकलने का, आपको किसने कहा था अपनी सूबाई गवर्नमेंटों को डिसॉल्व करने का। आप जब ऐवान से बाहर निकले तो आपको ऐवान की याद सता रही है। ये बड़ा जुल्म कर रहा है ये बंदा। और मैं तो आपकी ही हुकूमत पर चौधरी, मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन समेत, लतीफ खोसा समेत, ये सब तनकीद कर रहे हैं आपकी हुकूमत पर कि आप आइन तोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम आइन तोड़ने नहीं जा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन बनाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। लेकिन ये सब कुछ, इस सारी बीमारी की जड़ कौन है? ये जो फितना है, ये जो इमरान खान नामी बंदा है, ये इस मुल्क के साथ खलवाड़ खत्म ही नहीं कर रहा। मैं तो ताकतमंद इदारों से कहता हूं, कब जागोगे आप लोगों ने इस पौधे को पानी दिया था, आप लोग ही इसे ला करके पहलवान बनाकर वजीर आजम आपने बनाया, तो इससे जान भी छुड़वाए ना, आए ना। बाजवा साहब, एक भी करप्शन का केस नहीं है खान साहब। मैं हैरान हूं, आपकी मालूमात आपकी है सर साजिद भाई। कोई जिस बंदे ने तोशाखाना नहीं छोड़ा, जिस बंदे ने जो है सारी इस्लामाबाद की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मलिक रियाज के हवाले कर दी, जिसकी बीवी बुशरा बीवी किस तरह वो पाकिस्तान को लूटने में मुलव्वस है, जिस तरह फराह गोगी मुलव्वस है, जिस तरह इनके एक पूरा ग्रोह है ये। अच्छा, आपको क्या डर है, कोई खौफ है कि अगर खान साहब इख्तिदार में आ गया तो वो जो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो आप लोगों को याद, मतलब वो सता रहा होगा कि यार ये वाकई आ गया तो छोड़ेगा नहीं? साजिद तो भाई, ऐसा डर तो नहीं है? साजिद साहब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कह रहा हूं कि जनरल इलेक्शन 2023 में जो होने हैं, जो होने चाहिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं भागती, ना हम आज भाग रहे। लेकिन
हाँ, हम इस बात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी महसूस कर रही है कि एक इमरान खान की जिद की बैंड पूरा मुल्क चढ़ाया जा रहा है। वो बंदा हर चीज, आयन, कानून, अदलिया, वकला, एस्टेब्लिशमेंट सबको कुचले जा रहा है। और देखो अब किस तरह कभी इसको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है, कभी इसको अदलिया की सपोर्ट हासिल हो जाती है। भाई ये तो खान साहब शिकवे कर रहे हैं कि मेरे टाइम पे तो रात को ये अदालतें खुल गई थी। नहीं तो आपने कहा था बड़ा इंसाफ की जीत हुई है। जिस तरह इमरान खान को अदलिया जो आज देखें कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ी है। हम कह रहे हैं कि जी आप फुल बेंच बना दें, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को बहाल रखने के लिए, और अगर हमारी नीयतों में फतूर नहीं है, अगर हमारी नीयतें साफ है, तो क्या हरज है फुल बेंच बनाने में? भाई अगर फैसला आइन और कानून का होना है तो फुल बेंच ने वही फैसला करना है जो चीफ जस्टिस साहब ने करना है। सही, ठीक है, वो तो फैसला अदालतों ने करना है। मैं कैस मंसूर शेख प्रोड्यूसर साहब को उनको मिले और कुछ हम लोकल स्टोरीज पे बात करें। रज़ाक बाजवा साहब, सस्ते बाजार, मुफ्त आटा, रमज़ान मुबारक में हुकूमत की कोशिश थी कि हम ज़रा आवाम को रिलीफ दें, फिर गवर्नर हाउस में इफ्तार और सहर भी चल रहा है। सही जा रहे हैं आप लोग? देखें गवर्नर साहब जो इफ्तार और सहर करा रहे हैं गवर्नर हाउस में, वो कोई गवर्नमेंट के पैसों से नहीं करवा रहे, वो अपनी ज़ाती जेब से करवा रहे हैं। अल्लाह ने उनको दिया हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो हर मुसलमान, जिसको भी अल्लाह पाक ने नहीं, और अगर वो हुकूमती फंड से करवाते तो ये ठीक नहीं था। मैं समझता हूँ कि देखो हुकूमत इस काबिल ही नहीं है। हुकूमत इलेक्शन करवाने के हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, मुल्क में अब ये अयाशियां नहीं हो पाएंगी, ये अब नहीं कर पाएंगे कोई भी। हम तो रियासत बचा रहे हैं, मुल्क को बचा रहे हैं, मुल्क को आगे बढ़ाना है। देखो अब चाइना से दोबारा से हमारी तिजारत बहाल हो गई है। ये अल्लाह का शुक्र है कि चाइना हमारा सी पैक पर भी इंशाल्लाह काम दोबारा से शुरू होगा। अगर अल्लाह पाक ने इस फितने से इस मुल्क को महफूज रखा तो इस मुल्क को पटरी पे दोबारा लाना फितना है या मुश्किल नहीं है। मैं आपके पास आता हूं। कैस मंसूर ने मैं ज्वाइन किया, आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सब भाइयों को सलाम जी। हुकूमती नुमाइंदगी कर रहे हैं स्टूडियो में रज़ाक बाजवा साहब, और चूंकि आप कराची में काफी एक्टिव हैं, बताइएगा सबसे पहले कि ये जो सस्ते बाजार चल रहे हैं कैस मंसूर साहब, क्या अवाम इससे मुस्तफीद हो रही है या कि खाना पूरी है? नहीं, इससे तो कोई खास रिजल्ट नहीं। मैं इत्तफाकन कल सस्ते बाजारों में मैंने विजिट किया तो जो किमाड़ी वाला बाजार एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्लिफ्टन वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और फिर जो काला पुल वाला, और फिर जहां जहां गए तो वहां पे पता चला एक दिन के लिए लगा हुआ है। अच्छा, परमानेंट नहीं लगा हुआ। वहां पे भी आंखों से देखा, औरंगी और सरजानी में तरबूज रखे हुए थे बस, और कोई ऐसे जो बाजार का एक वे होता है ना वो नहीं था। मे भी इनको चाहिए था कि एक मिनिस्टर फॉर बाजार जरूर रखते जिनके अंडर सारे बाजार होते और वो प्रॉपरली चेक कर रहे होते, लेकिन जो 17 टेंट वालों की दिहाड़ी लग गई है। अच्छा, आवाम का कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ तो आप आंखों से देख लें, मैं आपको वीडियोस भी भेजूंगा। ठीक है। और वैसे भी आपको सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस नजर आ रही होंगी आजकल सस्ते बाजारों की जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं। ठीक है, तो बड़ा गलत हुआ है, ज्यादती हुई है। ज्यादती हुई है। बाजवा साहब बैठे, मैं चाहूंगा जवाब ले। बाजवा साहब, ज्यादती कर दी आप लोगों ने। देखिए जी, तनकीद करना बिल्कुल दूसरी पार्टियों का नहीं। देखें हमारे जो सस्ते बाजार लगे हैं इस महंगाई को रोकने के लिए, उसमें हमारे मिनिस्टर्स, आज सईद गनी साहब भी बाजारों में थे, वकार मेहंदी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी बाजारों में थे, और सारे एमपीएस और एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर मावाने खसूसी सारे बाजारों में हैं। लेकिन देखिए कराची, वहां पे अशिया सस्ती भी हैं जी, बिल्कुल कंट्रोल रेट पर है। हमारे डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर, इंतजामिया, मार्केट कमेटियां, क्या करना है जी। देखिए हर चीज है उसमें, सारी चीजें, घी है, तरबूज है। चले जी बताएं कैसा बताएं, फिर मैं बाजवा साहब से ले लेता हूँ। बाजार अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये वैसे मॉडल बाजार नहीं है जैसे रूटीन में लगते थे। चले, क्योंकि बड़ी तादाद में मैं पूछ लेता हूँ, कोशिश की नहीं की। अच्छा, आप अगर यकीन करें, आप सिर्फ सोशल वर्कर का बाजार देख ले आके, औरंगी में, सरजानी में, आपको पता चलेगा सस्ते बाजार का मकसद क्या, मतलब क्या है। कि वहां पे बच्चियों ने लगाए हुए सस्ते बाजार, बच्चों ने लगाए हुए सस्ते बाजार। हुकूमत जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए का फंड है,
वो क्यों फेल होगी? इतने डीसी, इतना कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये क्या कर रहे हैं? क्या ये दे रहे हैं लोगों को? अगर सस्ते बाजार होते तो रेडियो के ऊपर आपको रश नजर आता ना? इनके रेटों में कोई इश्यू है? मैंने कहा ना, मैंने सारे विजिट किए थे। आपको कालापुर में जहां पे सईद गनी जाते हैं वहां पे थोड़ा सा 20% नजर आता है। उसके बाद आप कराची में कहीं तरबूजों के अलावा कुछ आपको मिलेगा ही नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बाजार चल रहे हैं, बाजारों से लोग गवर्नमेंट है ये, गवर्नमेंट ने पैरों से सर तक ख्याल रखना है इंसान का। आपकी राया है ये, आप अपनी राया को कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो इस्लाम में है कि आप जो है उसकी जिम्मेदार हैं। आपके इलाके का कोई भूखा सो जाए, कोई मर जाए, कोई वो कुछ राया का ख्याल सर गवर्नर साहब कर रहे हैं ना, कामरान टिसोरी साहब। देखिए, कामरान साहब भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कामरान साहब को ये जरूर कहूंगा कि अभी तो चले रमजान खत्म हो जाए, एक चीज जो एक राया की खिदमत होती है उस हिसाब से कामरान टिसोरी जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है, एक नया वे ला रहा है। और अगर देखिए उसी की थोड़ी सी कॉपी भी कर ले ना पीपल्स पार्टी, तो ये कराची में कोई भूखा नहीं सोएगा। आप देखें, अब शहरी है, इफ्तारियां हैं, तो आप देखें वो कहीं ना कहीं शहरी इफ्तारी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों की तो खिदमत हो रही है। और आप बिलीव करेंगे, यूसुफ गोट के जो गरीब लोग हैं, खुदा की कसम, इफ्तारी में जाती है ना गवर्नर हाउस, पेट भर के आती है और उनको ये फीलिंग होती है कि हम किसी बड़े से उसकी जमीन पे बैठ के मिलकर आए। बताएं, उन्होंने कहा कि हम चांद रात पे चूड़ियां, मेहंदी का स्टॉल लगाएंगे। एक अच्छा इंसेंटिव है, ये एक लीडरशिप है, ये इस्लामिक वे की एक लीडरशिप है। इसको अडॉप्ट करना चाहिए इन लोगों को, ना कि हर प्रोजेक्ट खोल के करप्शन करनी चाहिए। इसका एक ही प्रॉब्लम है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब है कि आप गवर्नर सिंध की इस तमाम सर्विसेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली अप्रिशिएट करना है, कोई भी बंदा हो सर, अगर अच्छा काम कर रहा है, भले आपका दुश्मनी क्यों ना हो, यू शुड बी न्यूट्रल, यू शुड बी ऑनेस्ट। आप रमजान के महीने में आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? 74 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपया भी इसी महंगाई को मद्देनजर बाजवा साहब कह रहे हैं 74 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए तकसीम बेनजीर इनकम सपोर्ट की बदौलत हम 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। महंगाई को, वाकई महंगाई बहुत है, लेकिन आप देखें कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट तो पहले गवर्नमेंट का क्या हाल कर गया है इमरान खान। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बंदे को 50-50 हजार लाख रुपए। जी बोले जी। सस्ते बाजारों का खर्चा ईद के बाद दिखा दें आपको, अगर वही बांट दिए जाए ना तो कराची अमीर हो जाएगा। आप खर्चा देखिएगा जरा ईद के बाद। अच्छा, आप इन्हें कहिएगा जरा, आपके सामने आ जाएगा कि क्या सस्ते बाजार खोले क्यों गए थे, इम्प्लीमेंट क्यों, क्या तरबूजों ने इतना पैसा बना दिया, क्या खरबूजों ने बना दिया। तो वो जो कैफ मंसूर साहब, वो चीनी हो सर रखे। सर मेरा लास्ट सवाल ले ले, इंसानियत की खिदमत करें बस सर। मेरा लास्ट सवाल ले ले। जो ये फ्रूट मंडी है कराची की, जहां से ये सारा फ्रूट आता है, कराची में सब्जियां आती है, वहां पर महंगी जो बेच रहे हैं, जो वो कहते हैं ना बड़े मोटे तगड़े लोग, तो उन पर हाथ कौन डालेगा? सर, अगर ये सस्ते बाजार के पैसे ना जाया करते और सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब जो माशाल्लाह काफी अच्छे काम कर रहे होते हैं, वो सब्जी मंडी चले जाते हैं रमजान से पहले और उनके साथ डील कर लेते हैं, तो इनको सस्ते बाजार की जरूरत ना पड़ती 8-10 खोलने की, बल्कि कराची के हर रेडी के ऊपर सस्ता फ्रूट मिल रहा होता, सब्जी मिल रही होती। शर्म के मारे इन लोगों के पास जाते नहीं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एक ऑनेस्ट बंदा जाता है ना सर कहीं पे भी, तो वो लोग जरूर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक डिसऑनेस्ट जाता तो कहता है इनको तो पैसे दे दोगे, हिसाब बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो इनके पास टीम अच्छी भी है पीपल्स पार्टी की, ये नहीं कि बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो डेफिनेटली इन्होंने फ्रंट पे आना है और कराची कैप्चर करने के लिए इनको अगर अपना प्राइम मिनिस्टर लाना है तो कराची ने विन करना है, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी है। और वो मेहनत कामरान टिसोरी कर रहा है जिनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। यही चीज इनको उससे डबल करनी चाहिए, पब्लिक में आना चाहिए। ये लोग पब्लिक से मिलते नहीं है। आप चले जाए सीएम से, आप कहेंगे चीफ मिनिस्टर से मिलना है, आप 6 महीने लगा दे, वो नहीं मिलेगा। अच्छा, बाजवा साहब, टिसोरी के पास चले जाए फौरन। बाजवा साहब, आपको मुमकिन है मिलवा दे। बाजवा साहब, सीएम मिलता ही नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब मिलते हैं, जो लोग वो अपनी दरखास्त करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब मिलते हैं। देखिए, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आपको भिजवाऊंगा, आप मिलवा दें मुझे 6 महीने से पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लाइव आपको अभी बिल्कुल पाकिस्तान देख रहा है। बिल्कुल साहब, आप रिक्वेस्ट अपनी भेजें, बाजवा साहब को रिक्वेस्ट देते हैं। बिल्कुल मिलवाते हैं, मैं एक ही दिन में मिलवा देंगे, मिलना कोई मसला नहीं है। मिलवा देंगे सर।
मामलात को हल करना है, मिलना कोई मामला नहीं है। आपको भेजूंगा, ठीक है। आपके मीडिया पे बाजवा साहब की सारी बातें बताएंगे। चले जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका केस मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बाजवा साहब, अब आते हैं हम सिंध में बहुत सारी जगहों पे तज़ीन और आराइश का काम दिख रहा है, हो रहा है। कराची के हालात आपने सुन लिए कि वो सस्ते बाजारों में भी आप लोगों को जो कर सकते थे वो नहीं किया, लेकिन कोशिश जरूर की, कहते हैं ना दिया जरूर जलाया। तो वो प्रॉपर काम क्यों नहीं कर पाते आप आगे? फिर आपने वो कहते हैं ना, अब वो दूर आए देर आए दुरुस्त आए। नहीं साजिद साहब, प्रॉपर हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अच्छा। क्या तहरीक इंसाफ सिंध में काम कर रही है? क्या जमात इस्लामी सिंध में काम कर रही है? कौन सी जमात काम कर रही है सिंध में? सिंध में तो पूरे सिंध में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो आवाम की फलाह के काम हो रहे हैं, सिंध में जो 80 लाख लोगों को घर बना के दिए जा रहे। इमरान खान ने बड़े दावे किए थे 50 लाख 1 करोड़ घर की और 50 लाख नौकरियों के। उसने अगर एक भी मॉडल घर बनाया तो मुझे बता दें। और आप देखेंगे सिंध में पूरे सूबे में जो सैलाब से मुतासरीन थे उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घर बनाकर, बल्कि अब हैंड ओवर करने वाले हैं हम लोग, आखिरी कलर और रंग हो रहे हैं, कलर हो रहे हैं उनके घर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ इसलिए तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि लोग उसको वोट देते हैं और लोग उसे इख्तिदार देते हैं। दीगर जमातों के पास ना उम्मीदवार है, ना कैंडिडेट है, ना उनके पास कोई हल्का अबाब है। चलें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमने 10 बजे फिर लाइव हो जाना है। रमजान ट्रांसमिशन बाजवा साहब कल 4 अप्रैल है और तारीख में स्याह दिन के तौर पर यह मनाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया गया। क्या कहेंगे उसके लिए? कल हम लोग एक ट्रिब्यूट प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी विषय कि आप भी जरूर शिरकत करें। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होऊंगा। कल भुट्टो साहब की बरसी भी है, हमारे मुख्तलिफ अज़ला में प्रोग्राम है, उनमें भी मुझे जाना है। और लेकिन मैं इंशाल्लाह अगर भुट्टो साहब का आपके पास कल प्रोग्राम हो तो मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। और मैं ख़ास तौर पर भुट्टो साहब को सुर्ख सलाम पेश करना चाहता हूँ, उन्हें खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ, खराज तहसीन। किस बहादुरी के साथ उसने पाकिस्तानी अवाम में शऊर पैदा किया, किस बहादुरी के साथ उसने इक़्तिदार जब लिया। तो एस्टेब्लिशमेंट और यही अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, मैं खुलकर कहता हूँ, उनकी वो साजिश का शिकार हुए और उन्हें एक ना करदा गुनाह जो भुट्टो साहब ने किया ही नहीं था, कसूरी साहब के कत्ल में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। फांसी की सज़ा देने से पहले उन्हें हर किस्म की ऑफर की गई कि आप बाहर चले जाएं, सियासत से दस्तबरदार हो जाएं। तो भुट्टो साहब का ये कहना था कि ये वतन, ये मिट्टी मेरी है और मैं इसी में दफन होना पसंद करूंगा, तारीख में जिंदा रहना चाहता हूं। और देखें उनके वो लफ्ज आज भी वो तारीख में जिंदा नहीं है, बल्कि वो हजारों साल जब तक ये मुल्क है, जब तक मैं समझता हूं कि वो एक तारीख का एक रोशन चिराग बन गए कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भुट्टो साहब की क्या मिसालें दें। हमारे पास शनाख्त नहीं थी, शनाख्ती कार्ड भुट्टो साहब ने दिया। हमारे पास आइन नहीं था। आइन, ये जो आइन करते फिर रहे हैं आज, इन्हें पता होना चाहिए कि आइन क्या होता है। ये उसी मरहूम की मेहनतों का नतीजा है। और मुझे, क्योंकि मैं भुट्टो फैमिली के बहुत करीब रहा हूँ, मुझे बहुत करीब रहने का मौका मिला, तो मुझे आज भी जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि भुट्टो साहब ने 73 के आइन को पास करवाने के लिए वो जतन किए। उन लोगों के पास भुट्टो साहब गए जिनसे वो हाथ भी मिलाना ना पसंद करते थे, उनकी भी मिन्नतें की। असगर खान, वली खान और मौलाना महमूद, जो उस वक्त के प्रोफेसर गफूर साहब, GM सैयद साहब, यानी आप देखें कि इतनी जद्दोजहद के बाद जा करके भुट्टो साहब ने सबको मुत्तफिक किया, एक पेज पर लिया। एक मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, बिल्कुल आप देखें उस वक्त की ऑपोजिशन तो देखें, उन सबको एक पेज पर लाना था। ये थी लीडरशिप, ये थी लीडरशिप उन्होंने सबको कायल किया और इस आइन को मुत्तफिका तौर पर पास करवाया। उस आइन के, और देखें कादियानियों को काफिर करार दिया, 90,000 फौज
पहली बार तारीख में ये हुआ। पहली बार तारीख में 90,000 पाक फौज के जो इंडिया में कैद हुए थे उन्हें बाहर लाए, मजदूर को उनका हक दिया, मिले कारखानों में उनका वो, वरना पहले तो उन्हें अछूत समझते थे मजदूरों को, लेबर को। ऐसे ही है, भुट्टो साहब लेबर पॉलिसी पहली बार भुट्टो साहब का ही मेहनतों का नतीजा उन्हीं था। के मरोड़ मेहनत है। मैं यहाँ आपको रोकूंगा बाजवा साहब, कल हम इस पे पूरा प्रोग्राम करेंगे, तो कल हम भुट्टो साहब की सर्विसेज पे जरूर बात करेंगे। आज ही से तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है मुल्क भर में, और क्यों ना हो कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, इस मुल्क की आवाम को शऊर दिया। उसने उस वक्त के जो कम पढ़े लिखे लोग थे उन तबकों को जाके उनके गांव गोठों में जाके कहा कि आएँ आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, मैं उनको एमएनए बनाता हूं, मैं उनको एमपी बनाता हूं। सियासी शऊर दिया। आज अगर पाकिस्तान में जमहूरियत फल फूल रही है तो ये भी मरून मिन्नत जुल्फकार अली भुट्टो के है। कल हम ट्रिब्यूट प्रोग्राम उनकी शख्सियत पर करेंगे। फिल वक्त इतना ही, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात हुई नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।